करते हैं बड़ी खबर के साथ जो पश्चिम बंगाल से है। पश्चिम बंगाल के कोलकाता और उसके आसपास के इलाकों में तेज बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। इसके चलते लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तस्वीरें पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता की देखिए। कोलकाता के कई इलाके डूब चुके हैं। सड़क पर कई फीट तक पानी भर गया। आलम ये कि बारिश की वजह से कोलकाता के कई हिस्सों में सड़क पर 2 से 3 फीट तक पानी नजर आ रहा है। तस्वीरों में देखिए कैसे ये सड़क पूरी तरह जलमग्न है। पानी के बीच वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं गली मोहल्ले भी पानी पानी नजर आए। कई घरों और रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स में भी पानी आ चुका है। शहीद खुदीराम और मैदान मेट्रो स्टेशन के बीच मेट्रो सेवा रोक दी गई। हावड़ा में भारी बारिश की वजह से रेलवे ट्रैक और दुकानें जलमग्न हो गई। मौसम विभाग ने बताया कि उत्तर पूर्वी बंगाल की खाड़ी में बने कम दबाव के क्षेत्र के कारण ये बारिश हुई है। कोलकाता नगर निगम के मुताबिक गरिया कामदाहरी में 332 मिलीमीटर, जोधपुर पार्क में 285 mm, कालीघाट में 280 mm, टॉपिशिया में 275 mm और बालीगंज में 264 mm बारिश दर्ज की गई। और कोलकाता में कई घंटों की बारिश की वजह से शहर के कई इलाकों में जलभराव हो गया है। सॉल्ट लेक इलाके से देखिए टीवी 9 संवाददाता सुचारिता की ग्राउंड रिपोर्ट। यहाँ पे खड़ी हूँ। ये कोलकाता सिटी का एक टेक सिटी माना जाता है क्योंकि सॉल्ट लेक सिटी पे मैं हूँ अभी। आप यहाँ पे जो पिक्चर है, जो छवि है, वो देख सकते हो कि बहुत क्लाउड बर्स्ट हुई है। और क्लाउड बर्स्ट के लिए जैसे कि आप देख सकते हो कि वाटर लॉग हो चुका है एकदम। जो हालत है फिलहाल आप देख पा रहे हो कि बहुत सारे लोग जो ऑफिस आते हैं उन लोगों को परेशानियों में पड़ रहे हैं वो लोग। और बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे। कॉलेज भी है। मैं एक कॉलेज स्टूडेंट है इधर, मैं उनसे बात करूंगी। अभी हालत क्या है? हालत बहुत ही खराब है। आप सामने पूजा वैकेशन भी है, इतना पानी है, शायद पहली बार ये देख रहा हूँ, तो बहुत ही दिक्कत हुआ। उधर भी बहुत लोग आ रहे हैं, आप देख पा रहे हो कि कैसे आ रहे हैं बहुत लोग। और जो बस है वो बस में भी बहुत लोग है, उन लोगों को भी बहुत दिक्कत में पड़ना पड़ रहा है। और मैं आपको अभी दिखा रही हूँ और आपको डिटेल्स दे रही हूँ मैं अभी कि क्लाउड बर्स्ट हुई है। और क्लाउड बर्स्ट के लिए कहीं कहीं पे 340 मिलीमीटर भी बारिश हुई है। कहीं पे कालीघाट जो एरिया है उधर 297 मिलीमीटर बारिश हुई है। बंगाल के मशहूर फेस्टिवल दुर्गा पूजा शुरू होने में महज 3 दिन बाकी हैं, लेकिन उससे पहले कई पंडालों में पानी भर गया है। टीवी 9 संवाददाता सुचारिता की एक ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। जो पूजा है, दुर्गा पूजा है, वो दुर्गा पूजा एकदम लास्ट जो बोलते हैं ना, लास्ट लैप ऑफ प्रिपरेशन, उसी सिचुएशन पे है। उसमें अभी जो बारिश हुई है, बारिश की वजह से बहुत सारी दिक्कतें हुई है क्योंकि वो जो पंडाल्स है वो सब पंडाल्स के देखने में आ रहा है कि वो सब पंडाल भी बहुत सारे जो लास्ट फिनिशिंग है वो उनके लिए बहुत दिक्कत हो रहा है फिनिशिंग टच देने पे। 2 से 3 दिन बाकी है। बिगेस्ट फेस्टिवल ऑफ कोलकाता जो है वो स्टार्ट होने को है। और उससे पहले ये जो क्लाउड बर्स्ट हुई है जिसकी वजह से चारों तरफ मैं जिधर भी मैं देख पा रही हूँ, जहाँ तक देख पा रही हूँ, उधर सब वाटर लॉग हो चुका है। यही हाल है जो पंडाल्स है, वो पंडाल्स का भी सेम सिचुएशन है, वाटर लॉग हो चुका है। जो इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम्स हो रही है क्योंकि लास्ट जो फिनिशिंग टच है वो लोग कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं। यही सब अपडेट अभी आ रहा है। तो दिस इज द सिचुएशन। कोलकाता के कॉलेज मोड़ इलाके में घुटनों तक पानी भर गया है, जिससे लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। देखिए संवाददाता सुचारिता की ये रिपोर्ट। कोलकाता में हेवी रेनफॉल, क्लाउड बर्स्ट हुई है जिसकी वजह से सारी कोलकाता में जो वाटर लॉक सिचुएशन है, आप विजुअल्स देख पा रहे हो। अभी मैं हूँ टेक सिटी, सॉल्ट लेक सिटी, कॉलेज मोड़। इधर आप देख सकते हो कि इधर बहुत सारा पानी भरा पड़ा हुआ है और पानी का लेवल जो है ये कम होने के जगह कुछ लोग ऐसे भी बोल रहे हैं कि ये पानी बढ़ रहा है, ऐसे भी कुछ लोग बोल रहे हैं। और आपको बताना चाहूँगी कि इधर सिर्फ आईटी सेक्टर्स है, आईटी जो ऑफिस है, सिर्फ आईटी ऑफिस नहीं है, इधर कॉलेजेस भी है, जिसके लिए जो स्टूडेंट्स हैं उन लोगों को भी बहुत दिक्कत हो रही है। सुबह से अभी तक यही सिचुएशन है कोलकाता का। जो बस है वो बस के अंदर भी पानी जा रहा है, वो सिचुएशन आप देख पा रहे हो। इधर बस के अंदर देखिए कैसे बस से चल रहा है, बहुत लोग हैं, भरा पड़ा हुआ है बस से। और बस
आप देख पा रहे हो कि बस के अंदर भी पानी घुस रहा है। अभी हालांकि यही सिचुएशन है, कोलकाता सेक्टर 5 का भी यही सिचुएशन है। इंदौर बिल्डिंग हादसे में फंसे सभी लोगों का रेस्क्यू कर लिया गया है। 12 लोग इमारत से सुरक्षित बाहर निकाल लिए गए हैं। इंदौर शहर के रानीपुरा इलाके में सोमवार देर रात तेज बारिश के बीच जवाहर मार्ग पार्किंग के पास स्थित 5 मंजिला इमारत अचानक भर आकर ढह गई। इस हादसे के बाद इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया और चीख पुकार मच गई। प्रशासन और रेस्क्यू टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद 12 लोगों को बचा लिया। हालांकि ये सभी गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। इन सभी को इंदौर के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज जारी है। वहीं 2 लोगों की इस मलबे में दबने से मौत हो गई। हादसे के बाद आज सुबह एफएसएल की टीम घटनास्थल पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। टीम ने यहां से नमूने एकत्रित किए। यहाँ पर बड़ी संख्या में लोग मौजूद हैं। लोगों का भी साफ तौर पर कहना है कि इंदौर नगर निगम की टीम को जब पूरे मामले की सूचना दी गई तो तकरीबन 1 घंटे बाद वो यहाँ पर पहुंची। यदि समय पर इंदौर नगर निगम की टीम पहुंच जाती तो जो लोगों की मौत हुई है उनकी मौत नहीं होती। हादसे की सूचना मिलते ही कलेक्टर शिवम वर्मा और पुलिस कमिश्नर संतोष कुमार सिंह समेत पुलिस और प्रशासन के कई अधिकारी मौके पर पहुंचे। नगर निगम के अधिकारियों के साथ ही मेयर पुष्यमित्र भार्गव और बीजेपी विधायक गोलू शुक्ला समेत कई जनप्रतिनिधि भी पहुंचे। और महाराष्ट्र के सोलापुर में बारिश और बाढ़ के बीच एक पुल बह गया, जिससे कई गांवों का संपर्क टूट गया। इलाके के लोग मुश्किलों में फंस गए। तस्वीर महाराष्ट्र के सोलापुर जिले की है, जहां बार्शी तहसील में कटेगांव चारे रोड पर चांदनी नदी पर बना पुल बाढ़ के तेज बहाव के साथ बह गया। बार्शी के अगलगांव इलाके में तेज बारिश की वजह से चांदनी नदी में बाढ़ आ गई। घटना की वजह से क्षेत्र के बांगरबाड़ी, चारे, पाथरी समेत कई गांव का संपर्क एक दूसरे से टूट गया। लोगों का कहना है कि पुल से रोजाना सैकड़ों किसान अपने खेतों पर काम के लिए आते जाते थे। पुल बह जाने से किसानों को अपने खेतों में काम करने में भी भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही लोगों की आवाजाही ठप हो चुकी है। पुल बह जाने के चलते स्कूली बच्चों की भी परेशानी बढ़ गई। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से तुरंत वैकल्पिक व्यवस्था करने की मांग की। भारी जलभराव के कारण पूरे इलाकों में खेतों में पानी भर चुका है। सोयाबीन की कटाई हो चुकी फसल घुटनों तक पानी में डूबकर तबाह हो गई। अंगूर, उड़द, मूंग और प्याज की फसल को भी भारी नुकसान पहुंचा। फसलें बर्बाद होने से किसान भारी आर्थिक संकट में फंस गए हैं। तेज बारिश की वजह से महाराष्ट्र के सोलापुर के दर्जनों गांव में बाढ़ का कहर है। सैकड़ों लोग सड़क पर आ गए हैं। देखिए दरिया बन चुके सोलापुर की फ्लड रिपोर्ट। सड़कें दरिया बन चुकी हैं। पूरा इलाका पानी से लबालब भरा है। सैलाब की मनमानी मुश्किलें खड़ी कर रही। जल प्रहार से मुसीबत की बाढ़ आई है। खेतों से लेकर गलियों तक सब तालाब बन गए। महाराष्ट्र के सोलापुर में भारी बारिश से लोगों की मुसीबत बढ़ गई। कुछ देर की बारिश ने सोलापुर को दरिया बना दिया। शहर की गलियां, सड़कें, बाजार सब पानी में डूब गए। घरों के आगे गलियों में पानी घुटनों तक पहुंच गया। बारिश ने सोलापुर को अस्त व्यस्त कर दिया। तेज बारिश के बीच अचानक से सैलाब आया और कुछ ही देर बाद दर्रा विकराल रूप में बदल गया। काफी रफ्तार से पानी अपने तेज बहाव से बहने लगा। निचले इलाकों में कई फीट तक पानी भर गया। रिहायशी इलाकों में पानी भरने से लोगों को काफी मुश्किल का सामना करना पड़ा। सड़कों पर जल भराव के कारण कई गांवों का आपसी संपर्क भी टूटा हुआ है। आवाजाही बंद होने से लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। सड़कें पानी में समा चुकी हैं। जान जोखिम में डालकर लोग एक जगह से दूसरी जगह जाने को मजबूर हैं। यहाँ हर साल की यही कहानी। इसी तरह बारिश और बाढ़ तबाही मचाती है। इसके चलते लोगों को दाने दाने के लिए मोहताज होना पड़ता है। लेकिन हर साल तबाह होने वाले लोगों की सुध लेने वाला कोई नहीं। साल 2025 का मॉनसून देश के लिए बड़ी आफत लेकर आया। बाढ़, बारिश और भूस्खलन ने देश के ज्यादातर हिस्सों में कहर बरपाया है। सितंबर का महीना खत्म होने वाला है, लेकिन आलम यह है कि अभी भी देश के कई हिस्सों में बाढ़ जैसे हालात हैं। तस्वीरें महाराष्ट्र की बीड़ जिले की देखिए। सैलाब ने किस कदर तबाही मचाई। अंदाजा लगाया जा सकता है कि कई इलाके पूरी तरह जलमग्न हो चुके हैं। खेत खलिहान डूब गए। लोगों के घरों तक पानी ने दस्तक दे दी। बीड़ में बाढ़, बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त है। बीड़ के 80 तालुका में भी लगातार भारी बारिश के चलते कड़ा, घाट पिंपरी और आसपास के इलाकों सहित 5 से 6 गांव पूरी तरह पानी में समा गए हैं। पानी का स्तर बढ़ने के चलते कनेक्टिंग रोड पूरी तरह कट गई है। वहीं खबर यह भी है कि बीड़ में कई जगह बादल फटने की घटना सामने आई, जिसकी वजह से सिंधफना नदी उफान पर है। बादल फटने के कारण पिछले 30 साल में पहली बार सिंधफना नदी में बाढ़ आई है। इसके कारण कई गांव और खेत जलमग्न हो गए। सिंधफना नदी से आई बाढ़ की भयावह तस्वीरें भी देखिए, जो ये बता रही है कि बीड़ में हालात किस कदर बिगड़ गए।
महाराष्ट्र के धाराशिव जिले के एक गांव में लगातार बारिश के बाद आई बाढ़ में कई लोग फंस गए। सेना की मदद से फंसे लोगों को सुरक्षित निकाला गया है। तस्वीरें महाराष्ट्र के धाराशिव जिले की हैं। नीचे पानी का सैलाब है। मजबूरन लोगों को घर की छत पर शरण लेनी पड़ी। फंसे लोगों की जानकारी सेना को दी गई, जिसके बाद सेना के जवानों ने मोर्चा संभाला। हेलीकॉप्टर से लोगों का रेस्क्यू हुआ। करीब 50 लोगों को सुरक्षित निकाला गया। दरअसल भूम परांदा तालुका में भारी बारिश के कारण कई नागरिक फंस गए। उन्हें सुरक्षित निकालने के लिए एनडीआरएफ और सेना की मदद ली गई। अब तक सेना और भारतीय वायुसेना की मदद से 50 नागरिकों को हवाई मार्ग से निकाला जा चुका है। इस बीच अहिल्या नगरी से एनडीआरएफ और सेना की एक टीम परांदा इलाके में पहुंच गई और वो टीम भी नागरिकों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने के प्रयास कर रही है। देखें तो महाराष्ट्र के कई इलाके जलमग्न हैं। अहमदनगर के खटकी और वाल्की गांव समेत धाराशिव, जालना, वाशिम, अकोला और सोलापुर में हालात गंभीर हैं, जहां सेना और पुलिस द्वारा बचाव कार्य किया जा रहा है। और हैदराबाद शहर के कई इलाकों में तेज बारिश से सामान्य जनजीवन बेहाल हो गया है। ये रिपोर्ट देखिए। हैदराबाद में लगातार तेज बारिश हो रही है। कल रात से ही तेज बारिश का दौर जारी है, जिसकी वजह से सड़कों पर वाहनों की लंबी कतार लग गई। घंटों तक वाहन सड़क पर रेंगते रहे। अगर देखें तो कई इलाके पूरी तरह से जलमग्न हो गए। लोगों के घरों तक पानी ने दस्तक दे दी। दरअसल मूसलाधार बारिश ने हैदराबाद शहर की रफ्तार थाम दी। तेज बारिश के चलते कई इलाकों में जल भराव हो गया। सड़कों में ऐसे पानी बहने लगा मानो जैसे कोई नदी हो। सड़कों पर इतना पानी बह रहा है कि गाड़ियां फंस गईं और कई नाले उफान पर आ गए। देखिए ये तस्वीरें कैसे सड़कों पर सैलाब दिख रहा है। कई फीट तक पानी भर गया और पानी के बीच लोग जान जोखिम में डाल कर आने जाने के लिए मजबूर नजर आ रहे हैं। मौसम विभाग ने हैदराबाद में बारिश को लेकर अगले 48 घंटों के लिए अलर्ट जारी किया। मौसम विभाग के अलर्ट को देखते हुए प्रशासन पूरी तरह से सतर्क है। एसडीआरएफ की टीम को भी अलर्ट पर रखा गया। साथ ही लोगों को भी सतर्क रहने की सलाह दी गई। यूपी के पूर्व मंत्री आजम खान आज सीतापुर जेल से रिहा हुए। आजम खान की रिहाई के बाद उनकी सियासी पारी को लेकर भी कई तरह की अटकलें लग रही हैं। पूरी डिटेल में रिपोर्ट देखिए। तस्वीरें सीतापुर जिला जेल से रिहा हुए आजम खान की हैं। 23 महीने बाद उनकी रिहाई हुई। सीतापुर जेल से गाड़ियों के काफिले के साथ आजम खान रामपुर के लिए रवाना हुए। इस दौरान आजम खान अपने पुराने अंदाज में कार में काला चश्मा पहने दिखे। उन्होंने बीएसपी में जाने की अटकलों पर कहा कि जो अनुमान लगा रहे हैं वही बताएंगे। और आए हैं, क्या कहेंगे? जनता का जो समर्थन भी अभी आपको बहुत प्राप्त हुआ। उनका बहुत शुक्रिया, सबका बहुत शुक्रिया, बहुत सी दुआएं उनके लिए। सर अभी भी बहुत सारी स्पेकुलेशन चल रहे थे कि बीएसपी ज्वाइन करने के बाद तमाम स्पेकुलेशन चल रहे थे। इस पर क्या कहना चाहेंगे? क्या कहा आपने? जो लोग अनुमान लगा रहे हैं वही लोग बता पाएंगे। मैं तो इस मामले पर यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि आजम खान चाहे समाजवादी पार्टी में रहें या बहुजन समाज पार्टी में जाएं, समाजवादी पार्टी और बीएसपी दोनों की 2027 में हार का मातम तय है। वहीं शिवपाल यादव कहते हैं कि समाजवादी पार्टी मजबूती के साथ आजम खान के साथ खड़ी है। स्वागत करते हैं और उनको पूरा झूठे केसों में सैकड़ों केस लगाए थे। आजम खान की रिहाई पर अखिलेश यादव ने कहा है कि उन पर झूठे मुकदमे किए गए। समाजवादी पार्टी की सरकार बनने पर उन पर दर्ज केस वापस होंगे। तो आजम खान की रिहाई पर यूपी सरकार की भी प्रतिक्रिया आ गई है। आज ही हम लोग देख रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के नेता आदरणीय आजम खान साहब, उनकी भी रिहाई हो चुकी है। इसके लिए मैं कोर्ट को धन्यवाद देना चाहता हूं। हमारे समाजवादियों के लिए खुशी का समय है कि जहां पर वो आज रिहा होकर के आज जेल से रिहा हुए हैं। वो समाजवादी सरकार बनने पर जितने भी झूठे मुकदमे लगे हैं आदरणीय मोहम्मद आजम खान साहब पर, वो सब वापस लेने का काम सरकार में होगा। मंत्री जी, आज जो है आजम खान जी जो जेल से रिहा हो रहे हैं, इसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, माननीय न्यायालय ने जो भी निर्णय लिया है हम उसका सम्मान करते हैं। हमारी प्रतिबद्धता उत्तर प्रदेश में अपराध और भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस को लेकर के है। अदालत के माध्यम से अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा मिले, इसके लिए हम सब लोग, हमारी सरकार पैरवी करती है और जो भी माननीय न्यायालय निर्णय देती है हम सब उसका सम्मान करते हैं। अटकलें लगाई जा रही है कि बचपन में जा सकते हैं।
अभी इस बात की कोई जानकारी मुझे मिलेगी तो बताएंगे, अभी तो हमने अखबार में देखा नहीं है सर। 85 साल बाद पटना में कल कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक होने वाली है। इस अहम बैठक में राहुल गांधी, सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे समेत कांग्रेस के कई दिग्गज नेता शामिल होंगे। सीडब्ल्यूसी की तैयारियों पर पटना से आकाश वत्स की रिपोर्ट देखिए। बिहार में विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान से ठीक पहले वोटर अधिकार यात्रा के बाद उत्साहित कांग्रेस ने सीडब्ल्यूसी मीटिंग का फैसला किया है पटना में ही, और इसके लिए बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी, जिसे सदाकत आश्रम के नाम से जानते हैं, वहां अच्छी खासी तैयारी चल रही है, भव्य तैयारी चल रही है। आसपास में कांग्रेस का खूब सारा झंडा आपको दिखेगा, जो अमूमन इस दफ्तर में ऐसे नहीं दिखता है। आजाद भारत में पहली बार कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक पटना में होने जा रही है। इस बैठक में राहुल गांधी खुद मौजूद रहेंगे। इस हिस्से को देखिए, इधर छोटे छोटे टेम्पररी रूम बनाए जा रहे हैं, और इसके लिए पहले ये पूरा हिस्सा खाली नहीं था, लेकिन अब इस हिस्से को खाली करा लिया गया है, और इसी हिस्से में वो मीडिया रूम और जो बाहर से गेस्ट आएंगे कांग्रेस के, उनके लिए छोटे छोटे कमरे बनाए जा रहे हैं। कांग्रेस का ये मानना है, कांग्रेस का ये कहना है कि जैसे जैसे वक्त बीतेगा इस चुनाव में उन्हें काफ़ी ज़्यादा फायदा मिलने वाला है, ऐसा कांग्रेस को उम्मीद है। कैमरा पर्सन सुनील सिंह के साथ आकाश वत्स, पटना। और दिल्ली की लव कुश रामलीला में अभिनेत्री पूनम पांडे अब मंदोदरी का किरदार नहीं निभाएंगी। वीएचपी ने पूनम पांडे को रामलीला में रोल देने का विरोध किया था। विवाद के बाद अभिनेत्री पूनम पांडे से दिल्ली की लवकुश रामलीला कमेटी ने किनारा कर लिया है। पूनम पांडे मंदोदरी का रोल नहीं निभाएंगी। वीएचपी, साधु संतों और कुछ हिंदू संगठनों की भारी नाराजगी के बीच पूनम पांडे से महाबली रावण की पत्नी मंदोदरी का किरदार वापस ले लिया गया। रामलीला कमेटी ने कहा कि हम किसी की आस्था को ठेस नहीं पहुंचाएंगे। लोगों की भावना को ध्यान में रखकर यह फैसला किया गया है। विश्व हिंदू परिषद ने इस फैसले का स्वागत किया है। वीएचपी के प्रांत मंत्री सुरेंद्र गुप्ता ने कहा कि लोगों की भावनाओं का सम्मान करते हुए इस साल रामलीला मंचन में पूनम पांडे को रोल नहीं दिया गया है। जो पूनम पांडे नाम की अभिनेत्री है, वह रामलीला में मंदोदरी का अभिनय नहीं करेगी। यह एक बहुत ही सूझबूझपूर्ण निर्णय है। लोगों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए, पूजनीय संतों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए यह समिति ने जो एक बड़े मन के साथ यह निर्णय लिया है, हम उनका आभार प्रकट करते हैं। और देहरादून से खबर है, जहां सीएम धामी जीएसटी बचत उत्सव में शामिल हुए। उन्होंने व्यापारियों से नए स्लैब पर फीडबैक लिया और आम जनता को जीएसटी कटौती के फायदे बताए। तस्वीरें उत्तराखंड की राजधानी देहरादून की हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने राजपुर रोड मार्केट का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने जीएसटी पर व्यापारियों से खुलकर बात की। जीएसटी रेट कम होने से कितनी राहत मिली, जनता को क्या फायदा हुआ, किन किन वस्तुओं के दाम कम हुए, किस सामान के दाम गिरे, दुकानदारों ने जीएसटी कटौती की रिलीज कैसे लगाई है। जीएसटी बचत उत्सव जागरूकता अभियान के तहत सीएम धामी ने एक डिटेल देखी और समझी। व्यापारियों ने भी जीएसटी कम होने के फायदे बताए, तो सीएम धामी ने जीएसटी बचत उत्सव को आम जनता के हित में बताया। इस अभियान के तहत जीएसटी दरों में की गई कटौती से जनता को मिले फायदे की जानकारी दी। साथ ही सीएम ने बाजार के व्यापारियों से मुलाकात कर नए जीएसटी स्लैब का फीडबैक भी लिया और व्यापारियों से स्वदेशी उत्पादों को प्राथमिकता देने की गुजारिश की। जो जीएसटी का रिडक्शन है, ये 22 सितंबर कल से लागू हो गया है, नवरात्र के पहले दिन से, और इसके कारण से सभी को बड़ा लाभ हो रहा है। और जो आवश्यक वस्तुएं, उपयोग की वस्तुएं सभी अब सस्ती हो गई हैं। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व क्रिकेटर युवराज सिंह ईडी दफ्तर पहुंचे, जहां उनसे ऑनलाइन बैटिंग ऐप केस में पूछताछ की गई है। अवैध सट्टेबाजी ऐप से जुड़े मामले में हुई मनी लॉन्ड्रिंग में जांच एजेंसी युवराज सिंह से पूछताछ करना चाहती थी। लिहाजा इसी बात की गंभीरता को देखते हुए क्रिकेटर युवराज सिंह को पूछताछ का समन भेजा गया था। ईडी द्वारा भेजे गए समन के मुताबिक पूछताछ के लिए युवराज सिंह को दिल्ली स्थित ईडी के मुख्यालय में पेश होना था। आज युवराज सिंह दिल्ली में ईडी मुख्यालय पहुंचे। साथ ही दिल्ली के ईडी के मुख्यालय में अभिनेत्री और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर अन्वेषी जैन भी पहुंची, जहां उनसे 1xBet जैसे अवैध सट्टेबाजी ऐप से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूछताछ की गई। ईडी और राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों का इस वक्त ऐलान के साथ साथ देखिए, इस वक्त तस्वीरें आ रही हैं। अभिनेत्री रानी मुखर्जी को बेस्ट एक्ट्रेस का सम्मान दिया गया है। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार का वितरण किया जा रहा है। बेस्ट एक्टर मेल शाहरुख खान, बेस्ट एक्टर मेल विक्रांत मैसी 12वीं फेल के लिए, और रानी मुखर्जी को मिला है बेस्ट एक्टर फीमेल का ये पुरस्कार।
मिसेस चैटर्जी वर्सेस के लिए प्रदान किया जा रहा है राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार का सम्मान। दिल्ली में इस वक्त राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों का वितरण किया जा रहा है। मंच पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के साथ अश्विनी वैष्णव मौजूद हैं। जीवंत अभिनय से सबका दिल जीतने वाले अभिनेता श्री विक्रांत मैसी हैं सर्वश्रेष्ठ अभिनेता। आप ग्रहण कर रहे हैं रजत कमल। Vikrant Messi awarded for 12th film for portraying with raw honesty and emotional depth the transformative journey of a village boy, once aimless, later unstoppable to become an IPS officer. विक्रांत मैसी राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार ग्रहण करते हुए और हिंदी फिल्म जवान में अपनी सशक्त प्रस्तुति के लिए श्री शाहरुख खान चुने गए हैं सर्वश्रेष्ठ अभिनेता। आपको प्रदान किया जा रहा है राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार का सम्मान। Shah Rukh Khan, ladies and gentlemen, globally renowned actor and producer, delivers a powerhouse performance in Jawan, bringing to life a hero who battles not only enemies but also social boundaries. सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार ग्रहण करते हुए श्री शाहरुख खान। सर्वश्रेष्ठ निर्देशन के पुरस्कार के लिए अब मंच पर श्री सुदीप्तो सेन का स्वागत करते हैं, जिन्हें हिंदी फिल्म द केरला स्टोरी में उनके निर्देशन को सराहते हुए उन्हें स्वर्ण कमल से विभूषित किया जा रहा है। Sudipto Sen wins for the Kerala Story for masterfully capturing each frame to heighten the emotional gravity and realism of the narrative. श्री सुदीप्तो सेन प्राप्त कर रहे हैं द गोल्डन लोटस। सर्वश्रेष्ठ एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग और कॉमिक फिल्म का पुरस्कार तेलुगु फिल्म हनुमान के एनिमेटर और वीएफएक्स सुपरवाइजर श्री वेंकट कुमार जेटी के नाम। आपकी रचनात्मकता का सम्मान करते हुए आपको प्रतिष्ठित स्वर्ण कमल से नवाजा जा रहा है। और आइए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। दिल्ली के खयाला इलाके में हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया है। एक शख्स ने धारदार हथियार से एक महिला का सिर धड़ से अलग कर दिया और दूसरी महिला की उंगली काट दी। दिल्ली में ख्याला इलाके से एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है। यहाँ एक शख्स ने खौफनाक तरीके से अपने रिश्तेदार का मर्डर किया है। शख्स ने महिला पर चापड़ से हमला किया, जिससे महिला का सिर धड़ से अलग हो गया और उसकी मौत हो गई। इस हमले में 2 महिलाएं घायल भी हुई हैं, जिसमें एक महिला की उंगली भी कट गई। पुलिस के मुताबिक सुबह करीब 8 बजे सूचना मिली कि ख्याला इलाके में एक शख्स ने अपने रिश्तेदारों पर हमला कर दिया है। मौके पर पहुंची पुलिस को पता चला कि आरोपी का नाम बब्बू खान है और वो घर में रहने वाली महिलाओं का रिश्तेदार है। किसी बात को लेकर दोनों पक्षों के बीच विवाद चल रहा था। जानकारी के मुताबिक अभियुक्त सुबह हथियार लेकर घर पहुंचा और ग्राउंड फ्लोर पर मौजूद 50 साल की नुसरत पर चापड़ से हमला कर दिया। वार इतना खौफनाक था कि उनकी गर्दन धड़ से अलग हो गई। नुसरत को बचाने के लिए जब उनकी रिश्तेदार अकबरी आई तो आरोपी ने उस पर भी हमला कर दिया। अकबरी को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इतना ही नहीं, आरोपी ने घर की ही 20 साल की सानिया पर भी हमला किया और उसकी उंगली काट डाली। 2 कुख्यात गैंगस्टरों के बीच खतरनाक जंग छिड़ गई है। लॉरेंस बिश्नोई और रोहित गोदारा गैंग अब एक दूसरे के खून के प्यासे हैं। गैंगस्टर रोहित गोदारा ने अब लॉरेंस को देश का गद्दार बताया है। डिटेल में पूरी रिपोर्ट देखिए। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और रोहित गोदारा कभी एक दूसरे के पक्के दोस्त हुआ करते थे, लेकिन सनातन और धर्म के नाम पर दोनों गैंग एक दूसरे के जानी दुश्मन और खून के प्यासे बन गए। अब देश का सबसे कुख्यात लॉरेंस गैंग 2 फाड़ हो चुका है। बात यहां तक आ गई है कि विदेश में बैठे गैंगस्टर रोहित गोदारा ने लॉरेंस को अमेरिकी एजेंसीज का खबरी बताया। रोहित गोदारा ने दावा किया कि लॉरेंस बिश्नोई की अमेरिका की खुफिया एजेंसी से साठगांठ है। अमेरिकी एजेंसी से मिलकर उसने अपने भाई अनमोल को बचाया। लॉरेंस देश की खुफिया जानकारी लीक करता है। रोहित गोदारा ने कहा कि लॉरेंस बिश्नोई से बड़ा चोर और गद्दार कोई नहीं। लॉरेंस सिर्फ धार्मिक होने का दिखावा करता है, उसे सनातन का अर्थ तक नहीं पता। 9 दिन के व्रत से पहले मीडिया में सुर्खियां बटोरता है और सलमान खान के नाम से लॉरेंस को फेम मिलता है। वैसे तो इस गैंग वॉर का एपिसेंटर हरियाणा और पंजाब को माना जाता है, जहां गैंगस्टर्स के बीच धमकी, हत्या और अपहरण के दम पर अपना दबदबा कायम करने की होड़ रहती है। लेकिन अब ये गैंगस्टर सनातनी जाप करके नया ट्रेंड सेट करने की कोशिश में लगे हैं। मध्य प्रदेश के जबलपुर में सीसीटीवी कैमरा लगाने को लेकर गुंडों ने जमकर आतंक मचाया। पुलिस ने शिकायत के बाद मामले में कार्रवाई शुरू कर दी है।
हंगामा और गुंडागर्दी की ये तस्वीरें मध्य प्रदेश के जबलपुर की हैं, जहां निर्भय नगर इलाके में बेखौफ बदमाशों ने काफी देर तक हंगामा किया। वीडियो में दिख रहा है कि करीब 1 दर्जन बदमाशों ने हथियारों से लैस होकर लोगों के घरों पर लाठियां बरसाई और पत्थर फेंके। जानकारी के मुताबिक निर्भय नगर के लोगों ने क्षेत्र के असामाजिक तत्वों की हरकतों से परेशान होकर सीसीटीवी कैमरे लगवाए थे। इसी से नाराज इन बदमाशों ने ये हंगामा किया। स्थानीय लोगों ने आधारताल थाने में केस दर्ज कर अभियुक्तों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। थाना आधारताल में निर्भय नगर के रहवासियों ने एक चौराहे पर कैमरा लगाने का प्लान किया, तो वहाँ जो बैठने वाले कुछ आवारा किस्म के लड़के थे उनने उस कैमरे का विरोध किया ताकि उनकी जो गलत हरकतें हैं उसमें कैद ना हो जाए, और उनने रहवासियों के साथ मारपीट की। निर्भय नगर के रहवासियों की ओर से थाना आधारताल में रिपोर्ट दिए जाने पर उन चारों व्यक्तियों के खिलाफ FIR मारपीट का दर्ज किया गया है। अब जल्द ही उनमें उसकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी, और अगर उनके पूर्व के आपराधिक रिकॉर्ड होंगे तो उनके खिलाफ कठोर वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। महाराष्ट्र से अगवा 2 व्यापारियों को पुलिस ने अपहर्ताओं के चंगुल से सकुशल छुड़ा लिया है। पुलिस को ये कामयाबी राजस्थान के कोटा में मिली। राजस्थान के कोटा में पुलिस की गिरफ्त में बैठे ये दोनों वो खूंखार अपराधी हैं जो कारोबारियों को अगवा कर उनसे फिरौती की रकम वसूला करते थे। कोटा में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए महाराष्ट्र से अगवा किए गए गुजरात के 2 व्यापारियों को सकुशल छुड़ाया है। पुलिस ने दोनों अपहरणकर्ताओं के पास से 2 पिस्टल और एक जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। पकड़े गए बदमाशों की पहचान मोहम्मद जुनैद और निहाल अहमद के रूप में हुई है। दोनों महाराष्ट्र के अमरावती जिले के रहने वाले हैं। ये महाराष्ट्र से कुछ व्यापारियों का अपहरण करके लेकर के आए, और ये व्यक्ति इनके साथ और भी लोग हैं, लेकिन मौके पे इतने ही मिले। इन्होंने गैंग के रूप में ऑपरेट करके कई जगह इस तरह की वारदातें की हैं। पूरे नाकाबंदी के दौरान 2 अपहृत व्यक्ति जो महाराष्ट्र से थे उनको भी रिकवर किया। ये गिरोह कारोबारियों को ब्लैकमेल करने के लिए गन पॉइंट पर अश्लील वीडियो बनाता था। जानकारी के मुताबिक ये बदमाश पहले भी कई लोगों को अपना शिकार बना चुके हैं। और यूपी के प्रयागराज में एक शख्स ने बम फेंककर धमाका कर दिया। धमाके के बाद इलाके में दहशत फैल गई। तस्वीरें यूपी के प्रयागराज की है, जहां एक युवक ने विस्फोटक फेंककर एक घर में धमाका कर दिया। घटना प्रयागराज के अतरसुइया थाना क्षेत्र के दरियाबाद इलाके की बताई जा रही है। धमाके का 50 सेकंड का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वारदात को सोमवार रात 8:56 पर अंजाम दिया गया। वीडियो में एक युवक दिख रहा है जो एक ही जगह पर कुछ देर खड़ा रहता है। कुछ सेकंड के बाद उसके पास से 2 युवक गुजरते हैं। इधर उधर देखने के बाद वो अपनी जेब से बम निकालता है और फिर एक मकान को निशाना बनाकर बम फोड़ देता है, जिसके बाद धमाके की आवाज आती है और धुआं भी दिखता है। जोरदार धमाके से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। कुछ लोग उसके पीछे दौड़कर उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन अभियुक्त फरार हो जाता है। पुलिस ने केस दर्ज कर सीसीटीवी के आधार पर मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने बदमाश की पहचान कर ली है, लेकिन अभी ये पता नहीं लगा पाई है कि वारदात की वजह क्या है। अभियुक्त की तलाश में संभावित ठिकानों पर दबिश दी जा रही है। और जीएसटी 2.0 की धमाकेदार शुरुआत हुई है। त्योहारी सीजन में पीएम मोदी के गिफ्ट का भरपूर असर मार्केट पर देखने को मिला है। पहले ही दिन ऑटो, इलेक्ट्रॉनिक्स, ड्यूरेबल गुड्स, गारमेंट और FMCG जैसे सेक्टर्स में बहार देखने को मिली है। ये रिपोर्ट देखिए। मोदी सरकार ने जीएसटी लागू होने के 8 साल बाद इसमें रिफॉर्म लागू कर बाजार में रौनक ला दी है। 4 की जगह जीएसटी के 2 स्लैब करने और जरूरी वस्तुओं पर जीएसटी घटाने से मार्केट में जबरदस्त खरीदारी हो रही है। अब ज्यादातर गुड्स 5 और 18% के 2 स्लैब में ही होंगे। जीएसटी 2.0 लागू होने के पहले ही दिन मारुति सुजुकी ने 25,000 से ज्यादा यूनिट की बिक्री की, जबकि हुंडई ने 11,000 कारों की बिक्री की। छोटी कारों की पूछताछ में 50% की बढ़ोतरी हुई है। इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम की बिक्री में 15 से 20% बढ़ोतरी की उम्मीद है। टीवी, फ्रिज, डिशवॉशर और एसी की मांग में तेजी देखी गई है। दाम कम होने से इनकी खरीद में बढ़ोतरी हुई है। त्योहारी सीजन में FMCG कंपनियों ने मांग में 15 से 17% की बढ़ोतरी की उम्मीद जताई है। बात गारमेंट्स की करें तो साल दर साल 20 से 30% ग्रोथ की संभावना जताई गई है। जीएसटी में 7 से 9% की कमी से फेस्टिवल में 8 से 10% बिक्री बढ़ने की उम्मीद है। सरकार को उम्मीद है कि जीएसटी में कमी से इकोनॉमी में 2 लाख करोड़ का लेन देन होगा, जिससे इकोनॉमी को बड़ा बूस्ट मिलेगा। सिंगर जुबिन गर्ग का आज राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। 52 साल के जुबिन गर्ग 19 सितंबर को इस दुनिया को अलविदा कह गए थे।
सिंगर जुबिन गर्ग को अंतिम बार देखने के लिए असम के गुवाहाटी में फैंस का हुजूम उमड़ पड़ा। लोगों की ऐसी भीड़ शायद किसी सिंगर के लिए पहली बार देखी गई हो। हर कोई आंखों में आंसू लिए टूटे दिल के साथ अपने फेवरेट सिंगर को अंतिम बार देखने के लिए सरूसा जाई स्टेडियम पहुंचा। हर किसी की आंखों में जो दर्द था वो शायद शब्दों में बयां कर पाना मुश्किल है। सारा असम का कोने कोने से आ रहा है, अभी भी आ रहा है, दूसरा स्टेट से भी आ रहा है। हाँ। असम की सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि जुबिन के अंतिम संस्कार से पहले उन्होंने खुद तैयारियों का जायजा लिया। जुबिन का शुक्रवार को सिंगापुर में बिना लाइफ जैकेट के समुद्र में तैरते समय निधन हो गया था। शव शनिवार को सिंगापुर से दिल्ली पहुंचा। पार्थिव शरीर को रविवार को गुवाहाटी में उनके आवास पर लाया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सुपरस्टार मोहन लाल को दादा साहब फाल्के अवार्ड से सम्मानित किया। इस दौरान उनकी जिंदगी पर एक शॉर्ट फिल्म दिखाई गई। प्रेरित किया और खुद को एक महान कलाकार के रूप में साबित किया। Shri Mohan Lal being recognized for his monumental contributions, unparalleled versatility, artistry that have profoundly shaped narrative cinema